आज का हमारा विषय है काव्य लक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि काव्य लक्षण का अभिप्राय क्या है या कहते क्या है इसे। किसी विषय या अनुशासन को गंभीरता से समझने के लिए उसके लक्षणों को जानना आवश्यक है। काव्य लक्षण से तात्पर्य उसके अतरंग तत्वों से है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण निरूपण की सुदीर्घ परंपरा है और जिसका विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर लक्षित होता है। आचार्य भरत से पंडित राज जगन्नाथ तक दिए गए काव्य लक्षणों के विश्लेषण से विकासात्मक अवधारणा स्पष्ट होती है। काव्य लक्षणों को समझने के क्रम में काव्य साहित्य और वाङ्मय जो प्रायः समानार्थक प्रतीत होते हैं उनके अंतर की विवेचना कर लेना उचित है। आगे हम लोग काव्य लक्षण का अध्ययन प्रमुख आचार्यों के संबंधी मत के आधार पर करेंगे। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य भामा माने जाते हैं जिन्होंने काव्य स्वरूप का व्यवस्थित विवेचन किया है, किंतु परंपरा से पुराण प्राचीन माने जाते हैं। भारत में काव्य का शास्त्रीय चिंतन सबसे पहले भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में व्यवस्थित रूप में मिलता है। यद्यपि उन्होंने काव्य के लक्षणों का निरूपण नहीं किया, किंतु नाटक की विशेषताओं का विवेचन करते हुए जिन तत्वों का उल्लेख किया है वे काव्य के भी मूल्य तत्व हैं। काव्य लक्षण के प्रमुख आचार्यों में सबसे पहला भामा आचार्य आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भामा शब्द और अर्थ का समन्वित भाव काव्य है। इस प्रकार भामा शब्द और अर्थ के स्वभाव को काव्य मानते हैं। आचार्य भामा के काव्य लक्षण को डॉक्टर कांति चंद्र पांडे, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने अति व्याप्ति दोष से युक्त माना है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र का मत है कि परिभाषा अत्यंत व्यापक है क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। महिम भट्ट भामा के काव्य लक्षण को निर्दोष मानते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ समान महत्व रखते हैं, जबकि इतिहास आदि अन्य विषयों में अर्थ की प्रधानता होती है और शब्द का स्थान गौण हो जाता है। अगले हमारे प्रमुख आचार्य हैं दंडी। दंडी काव्य लक्षण के बारे में कहते हैं इष्टार्थ से युक्त पद समूह अर्थात दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर है। दंडी पदावली यानी पद समूह को ही काव्य मानते हैं, शब्दार्थ को नहीं। दंडी के काव्य लक्षण का एक विशिष्ट यह है कि उन्होंने पदावली को काव्य का शरीर कहकर काव्यात्मा की खोज की और संकेत कर दिया। हमारे अगले काव्य लक्षण के प्रमुख आचार्य हैं वामन। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन माने जाते हैं। वामन काव्य को अलंकार द्वारा ग्राह्य मानते हैं और समग्र सौंदर्य अलंकार है। काव्य में अलंकार के महत्व का प्रतिपादन करते हुए भी वामन ने काव्य की आत्मा के रूप में रीति को मान्यता प्रदान की। रीत्यात्मा काव्य से उन्होंने पहली बार काव्य के शरीर और आत्मा के भेद को स्पष्ट किया। इस प्रकार वामन ने अपने काव्य विवेचन में शब्द और अर्थ को समान महत्व प्रदान किया। उन्होंने गुणों के ग्रहण और दोषों के बहिष्कार पर भी बल दिया। उनकी दृष्टि में गुण काव्य के अनिवार्य तत्व हैं और अलंकार वांछनीय है, अनिवार्य नहीं। अगले आचार्य हैं कुंतक। कुंतक वे शब्द और अर्थ के समेकित रूप को काव्य मानते हैं जो वकोकृत से युक्त हो। उनकी दृष्टि में शब्द और अर्थ अलंकार हैं और वकोकृति अलंकार है। शब्द और अर्थ का अलंकरण केवल वकोकृति द्वारा ही संभव है। काव्य मर्मज्ञों को आह्लादित करने वाली वक्रता युक्त कौशलपूर्ण कवि की रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ का समन्वित रूप ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ ने कुंतक के मत का यह तर्क प्रस्तुत कर खंडन किया कि अलंकार कनन कुंडलवत होते हैं और वकोकृति भी अलंकार है, अतः बाह्य तत्व होने के कारण
वक्रोक्ति को काव्य का जीवित नहीं माना जा सकता। अगले आचार्य हैं आचार्य मम्मट। मम्मट कहते हैं दोष रहित, गुण सहित और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्दार्थ ही काव्य है। मम्मट द्वारा की गई यह परिभाषा काव्य शास्त्र में बहुत लोकप्रिय है। आचार्य भामह के काव्य लक्षणों में शब्दार्थों विद्यमान है, किंतु मम्मट ने आदर्शों तथा संगुशों के द्वारा शब्दार्थ के वैशिष्ट को स्पष्ट कर दिया है। पंडित जगन्नाथ ने मम्मट के काव्य लक्षण में प्रयुक्त शब्दार्थों पद पर आपत्ति की है, क्योंकि पंडित राज शब्द को ही काव्य स्वीकार करते हैं, शब्दार्थ को नहीं। उन्होंने इस काव्य लक्षण के विशेष शब्दार्थों की आलोचना की है। हमारे अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। रस के अभाव में किसी भी रचना को काव्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। विश्वनाथ ने शब्द या शब्दार्थ में काव्य को न मानकर रसात्मक वाक्य में काव्य की मान्यता दी। विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत यह काव्य लक्षण संक्षिप्त, सुबोध और उपयुक्त है। इसमें वाक्य से काव्य के बहिरंग स्वरूप का और रसात्मक से अंतरंग स्वरूप का सहज रूप में संकेत हो गया है। अगले आचार्य है पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के अंतिम मान्य आचार्य हैं। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। रमणीय रमणीय अर्थ वह है जिसके ज्ञान से या बार बार अनुसंधान करने से लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति होती है। रमणीयता के अंतर्गत रस, अलंकार, गुण, निर्दोषत्व आदि का समावेश हो जाता है। तो यहाँ पर पंडित राज जगन्नाथ रमणीयता को ही काव्य लक्षण के रूप में देखते हैं। अब हम काव्य लक्षण को रीतिकालीन कवियों और आधुनिक कवियों के आलोचकों के काव्य लक्षण संबंधी अवधारणाएं देखते हैं। रीतिकालीन कवि मानते हैं कि हिंदी के रीतिकाल से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित काव्य शास्त्रीय चिंतन का प्रारंभ होता है, जिस पर संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का व्यापक प्रभाव है। अतः रीतिकाल को निरूपित काव्य लक्षणों में मौलिकता का प्रायः अभाव है, किंतु हिंदी के निजी काव्य शास्त्र की परंपरा के ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से उनकी काव्य स्वरूप संबंधी मान्यताओं का अवलोकन अनुशीलता उपयुक्त है। इसमें प्रमुख रूप से कवि हैं चिंतामणि, कुलपति मिश्र, महाकवि देवे। चिंतामणि कहते हैं रीतिकाल में काव्य की परिभाषा प्रस्तुत करने वाले महत्वपूर्ण आचार्य चिंतामणि हैं। उनके पूर्व आचार्य केशवदास ने कवित्रिया और रसिक प्रिया लक्षण ग्रंथों की रचना की है, जिनमें काव्य के अनेक उपकरणों तत्वों का विवेचन है, किंतु उन्होंने काव्य का लक्षण नहीं प्रस्तुत किया, अपितु अलंकारों के महत्व का विशेष उल्लेख किया। अब आधुनिक हिंदी काव्य आलोचकों को देखते हैं कि उनका काव्य लक्षण के बारे में क्या कहना था। इसमें प्रमुख रूप से कवि हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास काव्य शास्त्र काव्य शब्द का वही अर्थ है जो साहित्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य लक्षण के बारे में संबंधी विचार उनकी कृतियों चिंतामणि भाग 1 तथा रस मीमांसा में विशेष रूप से मिलते हैं। कविता क्या है निबंध में कविता की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। बाबू गुलाब राव जी कहते हैं, जैसे कि वे रसवादी समीक्षक हैं, वे कहते हैं कि मेरा दृष्टिकोण सदैव समन्वयात्मक रहा है, इसलिए आलोचना में भी वे समन्वयवादी हैं। ये कहते हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की
प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और प्रमुखापेक्षता से बचा न सके, उसकी आत्मा को तजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख खातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। अब हम लोग कुछ प्रमुख पाश्चात्य विचारकों के काव्य लक्षण संबंधी मत के देखते हैं। पाश्चात्य कवियों, आलोचकों और विचारकों ने काव्य या साहित्य के स्वरूप के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। उनमें पहले हैं वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी कवियों में प्रमुख है। वे कहते हैं, कविता प्रबल भावनाओं का सहज संवेग है, जिसका स्रोत शांत क्षणों में स्मृत मनोवेग है। इस परिभाषा में वर्ड्सवर्थ ने कविता को सहज संवेग माना है, किंतु उनके विचार में कवि का मानस उस प्रेरणा के क्षण से पूर्व ही गहन चिंतन, मनन और अध्ययन से निर्मित हो चुका होता है। उस पर कॉलरिज कहते हैं, कविता बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर है, अर्थात सर्वोत्तम शब्द ही सर्वोत्तम क्रम में कविता का रूप धारण करते हैं। इस परिभाषा में शब्दों के क्रम विधान के सौंदर्य एवं उत्तमता पर बल दिया गया है। पीबी शैली कहते हैं, बताते हैं काव्य लक्षण के बारे में। ये पीबी शैली स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। उनके अनुसार सामान्यतः कविता कल्पना की अभिव्यक्ति है। इस परिभाषा में कल्पना को कविता का मुख्य तत्व माना गया है, जिसके बिना कविता संभव ही नहीं है। अगले हैं मैथ्यू अर्नाल्ड। मैथ्यू अर्नाल्ड मानवतावादी समीक्षक हैं। वे कला का प्रयोग जीवन के लिए मानते हैं। उनके अनुसार कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। यह काव्य परिभाषा अति व्याप्ति दोष से युक्त है, क्योंकि जीवन की आलोचना एक व्यापक क्षेत्र है और सारा वाडम्य जीवन की आलोचना होता है। डॉक्टर जॉनसन बताते हैं, जॉनसन ने कविता की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की, पोएट्री इज द आर्ट ऑफ यूनिटिंग प्लेजर विथ ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन टू द हेल्प ऑफ रीजन, अर्थात कविता कल्पना और युक्ति के सहयोग द्वारा सत्य को आनंद से एकीभूत करने की कला है। डॉक्टर जॉनसन की धारणा है कि कविता में सत्य की आनंदमय अनुभूति विद्यमान रहती है, जिसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति कल्पना और युक्ति द्वारा संभव होती है। यह परिभाषा सत्य, आनंद, कल्पना और बुद्धि, चार प्रमुख तत्वों को व्यक्त करती है। धन्यवाद।